आज का हमारा टॉपिक है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सो बिफोर स्टार्टिंग मूविंग अहेड वी हैव टू नो वन थिंग दैट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, है ना। अगर आप मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म हम किसे बोलते हैं। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है किसी सेल में, वो दो फेज से मिलकर बना होता है। किसी सेल में होने वाली बायोसिंथेसिस एज वेल एज जो डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस होती है, कलेक्टिवली हम उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब ये कि सिंथेसिस, किसी सेल में होने वाली सिंथेसिस प्रोसेस और ब्रेकडाउन, ओके, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन, ठीक, ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपने बहुत सारे पाथवे ऐसे देखे होंगे जहां पे किसी चीज का, किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और आपने बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी देखे होंगे जहां पे कोई मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। अगर मैं बोलूं, आपसे पूछूं मैं फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस बेसिकली इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इज बिलोंग्स टू सिंथेसिस पार्ट, है ना। और ये सिंथेसिस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ये जो सिंथेसिस का जो पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो कभी कोई भी बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म, या तो उसे हम बोलेंगे सिंथेटिक पार्ट, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो गया, एनाबॉलिक पार्ट हो गया। ठीक उसी तरह से अगर मैं रेस्पायरेशन की बात करूं तो वो क्या होगा, रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो ब्रेकडाउन का पोर्शन है ना। यहाँ पे आप ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके एनर्जी यूटिलाइज करते हो, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, ब्रेकडाउन का। और ब्रेकडाउन के पार्ट को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक पार्ट या कैटाबॉलिज्म। क्लियर हुआ? ये चीजें क्लियर है कि एनाबॉलिज्म किसे बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं, और ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से डिफाइन हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म इज द होलसम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। क्लियर? अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये तो हमने बेसिक्स देखा, जस्ट हमने डिफाइन किया कि किस तरह से हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ एमिनो एसिड, अगर मैं एमिनो एसिड्स के बारे में बात करूं, एमिनो एसिड्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, तो किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि एमिनो एसिड की सिंथेसिस और एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक। तो अगर एमिनो एसिड के मैं एनाबॉलिज्म की बात करूं, मतलब कि सिंथेसिस की बात करूं, तो एमिनो एसिड कैसे सिंथेसाइज होगा, किसी सेल में एमिनो एसिड कैसे सिंथेसाइज हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा, है ना। इंजेस्टेड फूड, जब आप कोई फूड लेंगे, इंजेस्टेड फूड जो लेंगे उससे आपको एमिनो एसिड मिल जाएगा, यही तो होगा। या तो आपका क्या होगा, बायोसिंथेसिस होगा, है ना, या तो आपका सेल में खुद बायोसिंथेसिस हो जाए। क्लियर? समझ में आया बात कि क्या बोला जा रहा है, कि या तो आप प्रोटीनिशियस, बहुत सारे प्रोटीनिशियस फूड होते हैं, आप उसको इंटेक करें, देन उसमें से आपका क्या एमिनो एसिड बन जाएगा, है ना। या तो फिर सेल खुद उसको बायोसिंथेसाइज करे, एक ये मेथड हो गया। अभी बायोसिंथेसिस कैसे होगा, हाँ, सपोज आपको बायोसिंथेसिस करना है सेल को, तो सेल बायोसिंथेसिस किससे करेगी, जो अगर आपको कोई एमिनो एसिड बनाना है तो जो प्रोटीन्स होगी उससे एमिनो एसिड वापस बन सकती है। तो मतलब प्रोटीन का अगर आपका डिग्रेडेशन करा दिया जाए, प्रोटीन्स को अगर डिग्रेड कर दिया जाए, प्रोटीन के डिग्रेडेशन, है ना, प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनेगा क्या, अगर आप प्रोटीन का डिग्रेडेशन करा दें तो फिर एमिनो एसिड बनेगी क्या, डेफिनेटली बनेगी। तो आपको चीजें समझ में है कि अगर आपको एमिनो एसिड बनाना है तो बायोसिंथेसिस हो सकती है। ये देखिए प्लस का साइन लगा रहा है, मतलब ये बायोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इंजेस्टेड फूड से आप क्या होगा, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है एमिनो एसिड की तरफ, ठीक। प्रोटीन डिग्रेडेशन, तो दीज आर द सम थिंग्स ऑन विच एमिनो एसिड सिंथेसिस कैन बी डिपेंड। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक। ये हो गया आपका किसका पार्ट, एनाबॉलिज्म का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, हमने देखा
कि कैटाबोलिज्म किसे बोलते हैं, ब्रेकडाउन को, है ना। तो अब मुझे बताइए कि एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन कहाँ कहाँ पे हो सकता है और क्यों होता है। बेसिकली कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है क्यों होती है, एमिनो एसिड को ब्रेकडाउन करने की क्यों जरूरत है। अगर आपको याद होगा, चलिए देखते हैं। अगर आपको याद हो, डिफरेंट टाइप के जो आपके बायोमोलिक्यूल्स डीएनए में होते, जो रिंग होता है, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है किसी डीएनए में या किसी आरएनए में, बायोमोलिक्यूल्स में, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का नाम आपने सुना होगा, है ना। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ओके, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो होते हैं ये बेसिकली किसके बने होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड के। तो मतलब ये कि ये प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जो है ये क्या कर रहा है, ये एमिनो एसिड को यूटिलाइज कर रहा है, इसका डिग्रेडेशन करा रहा है। और ये एमिनो एसिड कहाँ पे, डिफरेंट टाइप के हेटेरोसाइक्लिक रिंग में चला जा रहा है, ठीक। तो मतलब एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन प्यूरिन और पिरिमिडिन रिंग में हो गया। अगर आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे एक पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है ना। पोरफायरिन रिंग में भी क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। तो वहां पे भी क्या होगा, आपका एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक। एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव से दिखा रहे हैं, क्लियर। इसके बाद ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जिसको सेल बनाता है, जिसको सेल बनाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड। ओके, नाइट्रोजनस कंपाउंड, क्लियर। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि नॉन एसेंशियल होने के बावजूद बनाए जाते हैं प्लांट डिफेंस में या डिफरेंट टाइप के अलग अलग एक्टिविटी में, ठीक। तो एक ये हो गया, नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाए जाते हैं। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप के कार्बन स्केलेटन बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के कार्बन स्केलेटन बनाए जाते हैं। कार्बन स्केलेटन का क्या सेंस है, कार्बन स्केलेटन का मतलब होता है कि जब आप एमिनो एसिड्स या तो फिर डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, उनका यूटिलाइजेशन आप शुगर की तरह करें, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए करें, ठीक है। नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल को जब आप एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कार्बन स्केलेटन बोलते हैं बेसिकली। और एमिनो एसिड्स का कार्बन स्केलेटन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्बन स्केलेटन हो सकते हैं। एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक, ठीक है। एक होता है ग्लूकोजेनिक, दूसरा होता है कीटोजेनिक, ओके, और तीसरा होता है ग्लूकोकीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक, ओके। ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक। तो मतलब ये तीन मॉलिक्यूल कैसे है, ऐसे मॉलिक्यूल है जिनसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लियर। क्लियर हुआ ये सारी चीजें। तो ओवरऑल अगर देखें हमने क्या देखा है यहाँ पे, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म हमने क्या देखा कि किस तरह से एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है और किस तरह से एमिनो एसिड्स के डिग्रेडेशन पाथवे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ और देखेंगे कि किस तरह से जो मेन स्टेप है वो बायोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म दोनों में पार्टिसिपेट करती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।